प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले पीटीआई अंदरूनी ग्रुपिंग का शिकार, पार्टी में फूट पड़ गई, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात, बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर उमर अयूब जेल हुकाम से लड़ पड़े, धमकियां, शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी पर जनरल बाजवा की मुखबरी का इल्जाम लगा दिया, गिरफ्तारी, जेल कैद भी फरमाइशी प्रोग्राम करार। शिबली फराज ने भी फवाद चौधरी को लताड़ दिया। अंदरूनी लड़ाई, पीटीआई के लिए क्या नताइज निकलेंगे इस तमाम सूरत हाल के, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी पर बरहम, अब बहुत हो चुका, ऐसा नहीं हो सकता, जो मुंह में आ जाए कह दें, आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे, चीफ जस्टिस ने खबरदार कर दिया। इस हवाले से अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मोहसिन नकवी कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर फट पड़े, पीसीबी और टीम के अंदर ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल, गलत फैसला करने वालों का एहतसाब का ऐलान, टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। इसके अलावा बात करेंगे कानून को हाथ में लेने वाला कोई ग्रोह नहीं बचेगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्वात वाकया सबके लिए बाइस फिक्र करार दे दिया। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गलत इस्तेमाल का इल्जाम, मरियम नवाज ने सहाफियों से मुताल्लिक क्या कहा। ये तमाम तर टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे लिए वक्त निकाला। आप चूंकि पीटीआई से आपका एसोसिएशन एक फाउंडिंग मेंबर का एसोसिएशन है, आपने इसकी बुनियाद रखी, जो उस वक्त के हालात थे जब आपने इस पार्टी को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, तो बेहतर आप इन हालात का तज्जिया कर सकते हैं जो इस वक्त पीटीआई में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एक लड़ाई का मंजर है, एक केओस है, ग्रुप्स की बात हो रही है, पुराने पीटीआई के दावेदार जो मेंबर्स हैं दावेदार निकल आए हैं, जो नई पीटीआई की क़यादत है वो अपने आप को हर वक्त डिफेंड कर रही है। उमर अयूब हो गए, रऊफ हसन, शेर अफजल मरवत, फवाद चौधरी, ये चल क्या रहा है पीटीआई में? पहले तो अब क्लासा साहब की मौजूदगी में आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि मैं बानी मेंबर भी और पार्टी मैंने बनाई, फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो इमरान खान को मैं शामिल कर लूँ, उनको भी मैंने शामिल कर लिया। मुझे तरस आ गया, बेरोजगार फिर रहा था, क्रिकेट भी छोड़ चुका था, हॉस्पिटल भी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मेरा बड़ा प्यारा कजन है जिसको मैं रोजगार दे दूँ। मुझे बस मीर तकमीर का शेर याद आ रहा है कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे सवाब करे, हमको बस बदनाम किया। देखिए क्राइसिस है कि मैं आज तक किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक नहीं हुआ हूँ, और ये फैसला मैंने 1977 में 22-23 साल की उम्र में शौरी तौर पर किया था, क्योंकि मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था और मुझे पता था कि सियासत के अंदर क्लासा साहब जैसे मेरे जैसे बंदों का कोई रोल नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, और कोई वहां पे आगे बढ़ने की कोई मेरिट लेकर नहीं है। फिर जो पैसा चाहिए सियासत में उस वक्त भी, और अब तो खैर माशाल्लाह आपको अरबों चाहिए, उसमें जब लाखों चाहिए होते थे तो वो भी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल था। चुनांचे इमरान खान जब सियासत में आए तो मैं सिर्फ एक कमेंट देता हूँ कि हमारा ये मौजूद नहीं है, ये फिर कभी किसी वक्त जब रऊफ क्लासा साहब का बड़ा दिल चाह कि मेरे मरने से पहले मुझसे एक अच्छा इंटरव्यू कर लें, तो उसमें फिर ये बताता हूँ। नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे सर, स्टिल यू आर यंग एंड एनर्जेटिक, इंशाल्लाह आप लंबा जिएंगे। सियासत कूदा तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर, आमीन। इमरान खान साहब ने जब सियासत में आने का फैसला किया तो उसकी क्या वजूहत थी, मैं भी काफी अर्सा ये गुत्थी सुलझाता रहा कि आखिर वो क्या पड़ी है कि ये बैठे बिठाए एक सियासत जिसके बारे में ये अपनी एक नाचाकी बताते थे, अपनी एक उसके लिए एक हकारत बताते थे कि यकीन उससे टूट पड़े। लेकिन मेरा एक कंसर्न और भी था, मेरे इमरान खान साहब ने बड़े गहरे तलक थे, मेरा उनका एक ही हमारी उम्र है और एक बचपन के का एक ताल्लुक है, सारा एक ही जो है दादा की औलाद है दोनों। तो इस सूरत में जब मैं देखा कि मुझे पता था कि सियासत के अंदर ये न हो कि नंबर 1 कोई इसको अहमक ना बनाए, ये मैं 1996 की बात कर रहा हूँ, और नंबर 2 कोई इसको इस्तेमाल ना कर जाए, या कोई इस्तेमाल करे तो कम अज कम मैं वहां पे एज ए वॉच कर रहा हूँ। चुनाचे में शामिल हुए बगैर
तन मन धन मैंने तहरीक इंसाफ के लिए जरूर हाजिर रखा। हर जगह पे जहाँ पे उसको जरूरत होती थी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इमरान खान साहब को कई जगहों पे रहनुमाई की या मदद की जरूरत थी, लेकिन जहाँ भी जरूरत हुई तो मैंने उसको दुगना करके या बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लिया। उनके इलेक्शन भी उनके लिए जाके लड़े और उसकी कैंपेन भी की। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये वजह है कि मैंने वो ये क्लियर करना बड़ा जरूरी था। अक्सर लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ में पानी मैं हूँ, पानी तो सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान साहब की जात है वो बात है। बाकी जो आपने झगड़ों का जिक्र किया है, देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने पार्टी खासतन अपनी जात के लिए बनाई है और उनके बारे में उन्होंने इसके बारे में कोई दूसरी चीज रखी नहीं है। हाँ, अगर उनकी कोई औलाद होती, कोई उनकी अपनी नस्ल होती, तो शायद वो उसमें उनको शामिल हाल कर लेते, जैसे नवाज शरीफ साहब ने या भुट्टो साहब ने या इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने या हसीना वाजिद ने या जो हमारे सारे हर जगह पे एक लेगेसी चलती है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब जो है वो उनका ऐसा कोई सिलसिला नियाबत था नहीं, और बाकी वो किसी को दो पार्टी में नंबर 2 देखना चाहते हैं, नंबर 3 देखना चाहते हैं। जैसे बनने की कोशिश की उसको उन्होंने बेइज्जत करके रख दिया, चाहे उनका नाम शामिल कुरैशी हो या वो और सीनियर रहनुमा हो, जब चाहा जिसको चाहा अंडरमाइन कर दिया। और दूसरी बात यह है कि ये भी अजीबोगरीब आयरनी है और बदकिस्मती है कि इमरान पे भी ये नक्श पाया जाता है कि जो बहुत पॉपुलर लीडर होते हैं, चाहे जुल्फिकार भुट्टो साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे बेनजीर भुट्टो साहब हो, इमरान खान साहब हो, ये कभी किसी दूसरे बंदे के हक में 4 बंदे भी नारे लगा रहे हो और इनके हक में 96 बंदे नारे लगा रहे हो, तो उनको 96 जो है इतने नहीं जचते जितने 4 बंदे उनकी आंख में खटकते हैं। ये बड़ी एक खास मैंने देखा कि हर जगह पे पॉपुलर लीडर की इतनी पॉपुलरिटी के बावजूद वो अपनी पार्टी के अंदर किसी बंदे का नारा नहीं सुन सकते, ना उनको जगह देती। और रही सही कसर यह है कि ये जो लड़ाई है, इमरान खान साहब को ना इनकी फिक्र है ना वो करेंगे। थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होगी, क्योंकि अमला उनका ख्याल है कि मैं जैसे आऊंगा बिल्कुल ठीक ख्याल है कि पार्टी बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। ये अपने से एक दूसरे के साथ जितना मर्जी जानवरों की तरह लड़ते रहे, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर मुतफिक हो गए। ये वाहिद इमरान खान साहब की कैबिनेट थी कि एक वजीर तो बुजुर्ग होते कैबिनेट मीटिंग में हाथापाई उतर आया, और इमरान खान साहब के अंदर पार्टी में कब हाथापाई नहीं, और इमरान खान साहब की मौजूदगी में कब नहीं। और मैं तो ऐसे वाक़या जानता हूँ जिनका कोई यहाँ पे पूरी तरह रेलेवेंट नहीं है। तो चुनाचे मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब बाहर ना आए तो समझे कि ये लड़ाई तहरीक इंसाफ का खात्मा बिलखैर करके जाएगी। ये लिख के क्लासे साहब को दे दे, वक्त जरूरत उनके काम आता है। और अगर इमरान साहब बाहर आ गए तो ये 10 छोड़ 5 छोड़ कितने मर्जी ग्रुप बन जाए, ये बिल्कुल सामने आ जाएंगे और कोई बंदा चूं चला भी नहीं करेगा इमरान खान साहब की सतह पे। और फिर उसके बाद वो सारे के सारे इमरान खान साहब से तलबगार होंगे, कोई टिकट का, कोई ओहदे का, किसी चीज का। तो इसलिए मेरी तो इस बारे में पूरी हतमी राय है, इमरान खान साहब अंदर रह गए ये पार्टी नहीं बचेगी। सबसे बड़ा मैं हमेशा कहता था कि आखिरी फिक्र चलो कहने दे जी, इसको मैं वाइंड अप करूं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता था कि इमरान खान साहब को जिस तरह वही स्टाइल में ये पता चल गया कि इमरान खान साहब के अंदर रहने से तहरीक इंसाफ जो है 2-4-6 महीने तहलील हो सकती है, तो वो जाहिर है कि वो इसको आसान तरीका समझने के बजाय खुदा न खास इमरान खान को जो है नुकसान बचा के कोई बड़ा वो अपने जिम्मे कोई मुसीबत डाले, फिर पार्टी खुद ही तहलील हो जाएगी। ये भी अभी लिख लेगा 4-6 महीने भी इमरान खान साहब जेल में रहे। अच्छा विज़ुअल रियाज साहब, आपने जो बात की है वो इट्स अ बिग स्टेटमेंट। ये बताइए कि ये जो अगर स्पेसिफिकली थोड़ा पूछे कि फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत, जिस किस्म की इनके दरमियान बयानबाजी चल रही है, या शिबली फराज फवाद चौधरी के बारे में जो कहते हैं, या फिर जो रऊफ हसन फवाद चौधरी के बारे में कहते हैं, ये कन्फ्यूजन बड़ा 1 मिनट का काम है बानी PTI के लिए कि इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। उनसे मुलाकातें भी होती हैं, वो कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे देते कि इस किस्म की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए? उन्होंने क्यों इस कन्फ्यूजन को अलाइव रखा हुआ है? मैंने वैसे मुख्तसर रद्द कर दिया है कि उनको बिल्कुल ही ये कन्फ्यूजन फारिग आता है। और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, बिटवीन द लाइन्स मैंने ये बात बताई है कि इमरान खान साहब में बारे में इमरान खान साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और वो इसको रिजॉल्व करा सकते भी नहीं है, क्योंकि उस पार्टी के अंदर इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में इन्होंने जानवरों की तरह आपस में लड़ने और असील कुकड़ ये बताएंगे कलाजा साहब, वो लड़ते हैं, उनको छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। नहीं वैसे मियाँ वाली के, मैं तो उसी इलाके के, हम एक ही इलाके के हैं सर, मियाँ वाली लिया करीब ही हैं, तकरीबन बॉर्डर्स ऑलमोस्ट। असील कुकड़ तो मियाँ वाली के मशहूर हैं सर, लड़ाके रूस्टर्स मियाँ वाली के मशहूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ को हमने भर दिया क्योंकि मुझे मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, तो एक दफ़ा मैंने कहा वहाँ पे, बहुत मशहूर, उनका नाम है ज़ुहैब नियाजी, वो भी दोस्त हैं, भाई हैं छोटे मेरे, तो उन्होंने वहाँ से मुझे पहली दफ़ा पता चला, उन्होंने कहा जनाब हजूर मियाँ वाली के जो हैं ये जो असील कुकड़ हैं लड़ाई के लिए, वो मशहूर हैं पूरी दुनिया में, और मुझे नहीं पता था इस बात का। हैं सर आपके यहाँ तो बड़े इनसे लड़ा के कुकड़ पाए जाते हैं सर। तो जाहिर है आपने यही तो हमने तोहफे दिए हुए आपको। अच्छा सर, बाकी ये है कि जो शिबली फराज या ये देखें, इसमें 2-3 चीजें हैं। इमरान खान साहब को मालूम है, कम से कम मुझे भी वो मालूम है जब तक मैं था, इनमें से बहुत सारे लोग हैं, और ये सिर्फ इमरान खान साहब का अलमिया नहीं है, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों का अलमिया है, जिनके अंदर जो चोटी के 15-20 लीडर हैं, उनमें से 20 में से 15-16 लीडर जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल है। कोई उनके मोरे हैं, कोई उनकी आंखों की ठंडक है, और कोई उनके लिए जो है एक जो जिसको कहना चाहिए कि वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे या उनके साथ जो कंप्लायंस करेंगे। तो चुनाचे इमरान खान साहब को पता है किन किन बंदों को एस्टेब्लिशमेंट ने उनके हवाले किया है, और वो बंदे आज कहाँ बैठे हैं। ज़ाहिर है जिनको बंदों को एस्टेब्लिशमेंट ने खुद हवाले किया हो, चाहे हमारे मीडिया के लोग हों और चाहे वो सियासत में कुछ लोग, तो ये फिर पता चला जाए कि वो जब किसी ने हवाले किए हैं तो उनकी तो वापस भी जा सकते हैं, और चाहे उनकी जब वो चाहेंगे। अच्छा न्याय साहब, आपने बड़ा तफसील से सारे इस मसले को वेरी कम्प्रिहेंसिवली, वेरी प्रिसाइजली भी मैं कहूँगा, कम्प्रिहेंसिवली प्रिसाइजली टू द पॉइंट आपने इस पे बात की है, बगैर किसी कन्फ्यूजन के स्ट्रेट। ये हमने देखा था कि जो बात आप कह रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले तक ये मरियम भट्टू साहबा हैं, जो इनकी बड़ी सिस्टर हैं, इनकी इमरान खान साहब की, उनके मिसेस की, उन्होंने ट्वीट्स किए थे, जो बात आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब कि ये खान साहब के गिर्द लोग आए थे पहले, उन्होंने इनसे फ़ायदे लिए, इनसे टिकटें ली, MNAs बन गए, सेनेटर्स बन गए, अब ना वो अदालतों में आते हैं, ना वो पार्लियामेंट के अंदर रोला डालते हैं, ना वो मुजाहरे करते हैं, ना वो बाहर निकलते हैं, और ये सारे लोग अपने बेनिफिट्स लेके खान साहब से टिकटें शिकटें करा के वो आराम से मज़े से पार्लियामेंट पहुँच गए। तो ये आपको लगता है कि खान साहब जो आपने बात की थी जो पहले कि जनाब के खान साहब कहीं इस्तेमाल ना हो जाएँ, कोई इनके भोलेपन से कोई फ़ायदा ना उठा जाए, तो आपको लगता है कि उनके स्टेटमेंट में कुछ जान है कि लोग उनके करीब आए और अपने फ़ायदे लिए, वक्ती तौर पर कोई वकील बन गया, कोई उनका आगे आ गया, किसी ने कोई 2-4 नारे लगा दिए तो खान साहब ने टिकटें दे दी उनको? अब आपने कैसे लिए कि मैं मरियम भट्टू को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि उनके सिस्टर है सर, लोग होते हैं, उनकी बुशरा साहब की सिस्टर है, मुझे पता है, छोटी बहन है, मेरा ख्याल में छोटी बहन है, बड़ी जी छोटी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि ये लोग जो है मीडिया में बड़े एक्सटेंसिवली इनके बारे में गुफ्तगू होती है, तो आपको जितना किसी के बारे में जांच परख होनी चाहिए अपने काम को आगे चलाने के लिए, अपने तजिए को आगे चलाने के लिए, तो वो बारह मौजूद होती है हर बंदे की, और फिर आप उसमें जोखस करते हैं। और तजिया हमेशा ये होता है कि जरूरी नहीं कि मैं टू द पॉइंट एक्यूरेट कर रहा हूँ। दूसरी बात यह कि उसमें एक दरमियान में जुमला मुतरज़ा भी सुनते जाए, जरूर ये जो जितनी ये जो फ्रैंक गुफ्तगू हो रही है, तो ये सारा तेरा करम है जो है ना क्लासरा, कि मैं आपकी वजह से इतना बेतकल्लुफ़ होकर बोल रहा हूँ, किसी और प्रोग्राम में शायद मैं इतना ना करूँ। आप भाई हैं सर मेरे बड़े, बड़ी लिमिटेशन है इमरान खान साहब के ऊपर बात करने में, और तो मुझे ये होता है कि ऐसा ना हो कि जो मैंने एरियाज रखे हुए हैं उनके अंदर मेरा फोन न चला जाए। देखिए जी, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मेरे तो बड़ी इस बात रेजर्वेशन, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ पे और उनके जितने लोग हैं ये सारे के सारे ISI के या एस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड हैं, until unless दे प्रूव इट अदरवाइज। ये बात समझ रहे हैं ना? जी जी। टू मी दे आर गिल्टी, ऑल ऑफ देम, और चाहे वो वजीर आला बना बैठा हो, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, और चाहे खुद हो, क्योंकि मैं सारों के खाते प्रोटोकॉल इनको बखूबी अंदर से मैंने इनके तांग झांक की हुई है,
और मुझे पता है कि सारे के सारे लोग जो हैं ये कहीं और से लेते हैं। मसलन मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं 2-4 दफे पहले भी कह चुका हूँ, ये जो अली अमीन गंडापुर है, जब ये समझे कि इस्लामाबाद, शायद ये मैंने अपनी कॉलम में भी लिखा है, जब ये समझे कि ये इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुए चाहते हैं तो समझे कि यहाँ पे मुल्क में माशाल्लाह की आमद है, उनको थप्पी दी जाएगी और ताकि वो जो एक रवादारी है और एक थोड़ा बहुत तकल्लुफ बन गया है तो कोई वो महसूस भी ना करे। शहबाज शीख साहब एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे काम लेके हमें छुट्टी करा दी तो अली अमीन गंडापुर से वो गंद करवा के तो बादशाह लगा देंगे। अगर अली अमीन गंडापुर कोर कमांडर के घर में खाना खाते पकड़े जाए तो समझो कि चरावी चैन लिख रहा है। अगर उमर अयूब साहब असेंबली के अंदर सुधार बच्चों की तरह पूरी प्रोसीडिंग में हिस्सा लेते रहे तो समझो कि अभी मामला जो आईनी चलेंगे। जिस दिन उन्होंने इनकलाब का नारा लगाया तो समझो कि ये लोग हैं जो इमरान खान साहब को बनवाना चाहते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त कोई बंदे के पास सही है कि इनमें से जो बंदे इमरान खान साहब को बाहर बुलाना चाहते हैं वो बड़े कम में पास होंगे। रऊफ, मैंने अपनी आंखों से, आप तो छोटे हैं, हकीकत यह है कि जनरल जवाहर हक साहब के दस्तरखान पे यूएस पार्टी की सारी A+ क़यादत जो थी, जिसमें मैं समझूंगा पीरजादा, जतोई, सादिक कुरैशी, गौस बख्श ईसानी, ये वो थे जो आखिरी वज़ीर आला थे भुट्टो साहब के। सादिक कुरैशी, जतोई, मुस्तफा जतोई, कौशल न्याजी, पीरजादा, मुमताज, तो ये अभी भुट्टो साहब बेचारे जिंदा थे कि जवाहर के दस्तरखान में बैठे थे। पार्टी तो अगर बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो ना होती तो पीएस पार्टी तो किस्सा पारी ना हो जाती। इमरान खान साहब को वादा खाता है कि अगर मेरे बाद अगर पार्टी ना बचे तो घाटे का सौदा नहीं है। चुनांचे इसलिए वो कभी इतने ज्यादा परेशान नहीं हुए पार्टी की टूट से। अगर ये पता हो कि पार्टी मेरे हाथ नहीं आ रही। सर, आपने रेफरेंसेस दिए अभी कि इनकी पार्टी के लोग जो हैं, नाम आपने बताया कि वो शायद एजेंसी के साथ मिले हुए हैं या उनको सलैयान है, फेयर इनफ, लेकिन ये बताएं सर कि इनको ये क्या करना चाहिए? जैसे आपने अभी कहा कि इस सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता सर, जो अभी आप बता रहे हैं कि भुट्टो साहब के जो करीबी लोग थे, शहबाज शीख साहब सारे लोग सगे हैं ना। अच्छा, ये नहीं होता कि नहीं, अगर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनको क्या करना चाहिए, कि क्योंकि कोई इनसे राजी नहीं है। मैं समटाइम आई फील वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दीस गाइस को क्या करें। उन पर पर्चे हुए, मुकदमे हुए, जेलें भुगती, मफरूर हुए, तशद्दुद। मैं उमर अयूब की बात कर लेता हूँ, उस बेचारे पे पुलिस ने खासा ये तशद्दुद किया। आपको याद होगा कि उन पर उनकी कमर पे जो निशानात आए थे, मतलब उन्होंने मुजाहरे करते हैं, वो अदालतों में जाते हैं, वो मतलब एक इस मुल्क में क्या ऐसा काम करें और क्या रह गया, बच गया जो उन्होंने नहीं किया सर। ये तो सारा कुछ करते रहती है बेचारी लीडरशिप, अब उसको लड़ना भिड़ना रह गया सर को सड़कों। जी सर, मुझे अब ये नहीं पता कि अगर तशद्दुद हुआ किसी पे, या कई ऐसे लोग जेल में पड़े साल से, उस पे उमर अयूब पे हुआ था, उन्होंने बाद में जो है अपना मजहब तब्दील करने की कोशिश की है और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, वो तो कहते हैं कि उनके वालिद साहब के जनाजे पे पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई थी सर, इससे ज्यादा तो कोई नहीं होता। मतलब अगेन आपको याद, समझ नहीं आती कि मैं तो अपने बेटे को बचा नहीं सका गिरफ्तारी से, बावजूद बड़ी कोशिश की कि बेचारा किसी ने की। वैसे क्या हाल है हसान का सर? अब आपने बात कर ली तो हसान का क्या हाल है? हाउ इज ही डूइंग? मुलाकात हुई आपकी? हसान का बुरा हाल है जी, बिल्कुल मुलाकात नहीं करवा रहे 4-5 हफ्ते से। अच्छा, और ये कैसी बात है कि इस बार मैं क्या कह सकता है। मैं तो यही समझता हूँ कि जी कोई बड़ी तंगनजरी का जमाना आ गया है और शायद बड़े बड़े ओहदे जो ऐसे लोगों के पास आ गए हैं कि वो डिजर्व नहीं करते थे। नहीं, आपसे क्या नाराजगी है उनकी? आप तो कोई इमरान खान साहब का कोई झंडा लेके नहीं निकले, आपका तो बकायदा पीटीआई। हसान ने क्या किया, या जो लड़के उनके पास मिलिट्री कस्टडी में हैं, मतलब पहले तो बात ये है कि ये बड़ी आयरनी देखें कि 100 बंदा इन्होंने कलेक्ट करके अलहदा किया हुआ है, उनको चुन के उनको अलहदा किया हुआ है, जो कि जिसमें से 85 इनके पास अब रह गए हैं 105 बंदों में से, और बाकी बंदे जो हैं तो इनमें क्या फर्क होगा सिवाय उसके कि कुछ लोग शायद जो है मिलिट्री फौजी तनसीबात को जैसे दिलाया हो, कराया हो, जैसे कोई क्राइम कमिट किया हो, उनको फर्क से निकाल भी दे, जिनको उनका भी तय नहीं हो रहा कि कौन कौन है। दो लोग हैं, और अगर वो है तो भाई कानून तो ये कहते हैं। आपकी जब हसान से लास्ट मुलाकात हुई सर, आपकी जब लास्ट मुलाकात हुई, आप बता रहे हैं 1-1.5 महीना पहले, तो हसान इससे पहले हुई है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मुलाकात ना करवाने वालों को शायद ये होता है कि जी इससे कोई अजियत मिलती है। मैंने नहीं ख्याल अजियत मिलती है,
जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं। उन्होंने क्या बताया आपको कि वहां पे, मेरी बात सुने, मुझे बात सुने, जी जी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये अल्लाह ने किसी मुसलमान को नहीं कहा, किसी सहाबा कराम को नहीं कहा, अल्लाह ने पूरे इंसानों को कहा मैं किसी भी इंसान को उसकी औकात से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, उतनी तकलीफ दे जितनी उठा सकता है। बस दूसरी बात यह है अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बदरी आसान बाहर होता तो खुदा ना खासा मेरे लिए कितना परेशानी होती, लेकिन ये जो होती है छोटी छोटी बातें। देखिए मुझे तो क्या पता है, आखिरी मुलाकात मुझे तो ये पता है कि तालिबान के पास जो लोग तो कैप्टिविटी में थे ना गोरे, वो मुसलमानों के बाहर निकले हैं। नहीं सर, मैं पूछ रहा था, जो लोग निकले तो वो मुतरफरों के नाम निकले। आपकी जब उनसे मुलाकात हुई तो हसन ने क्या बताया, ट्रीटमेंट कैसा, कोई और कोई मिस ट्रीटमेंट हो रहा है? आप देखें जी, वो इस वक्त हसन जो है इस वक्त उनके कब्जा इस्तबदाद में है। मेरे यहाँ नारे लगाने से या करने से पता नहीं क्या है, ये लोग देखो मैं पहले ये देखूंगी इन लोगों की नफ्सियात क्या है। जाहिर है कि ये कुछ शीशे के फैसले नहीं होते, इंडिविजुअल्स के भी अपने कई होती हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कई इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जो इस काम के लिए फिट ही नहीं होते। आखिर आप फौज के अंदर जो इनके बोर्ड होते रहते हैं और साइकेट्रिस्ट बैठते रहते हैं, तो खबर के ये देखते हैं कि आया ये बंदा जो है कमांड कर्नल तो बन जाएगा, लेकिन आया यूनिट कमांड करने काबिल होगा ही नहीं होगा। इस तरह हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो जिस वजह से हो, लेकिन बहरहाल इस वक्त उन्होंने सख्ती बढ़ाई हुई है, मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो क्या पहले भी तो 2 महीने गायब रखा और पता नहीं किन हालात में गायब रखा, तो नहीं हुआ बात। अच्छा, कमिंग टू द सर, जी सर, अब दोबारा थोड़ा सा आप मुलाकात नहीं करवा रहे, 4-5 हफ्ते से मुलाकात नहीं करवा रहे, राइट सर। अच्छा सर, कमिंग टू द पॉइंट नाउ के इमरान खान साहब पे एक नया केस अब इंस्टीट्यूट किया गया, मरियम नवाज साहबा ने अप्रूवल दी है सर वहाँ पे पंजाब कैबिनेट में 24 जून को, कि खान साहब ने 1971 की जो हालात थे वो कहते हैं जनाब उन पर गद्दारी का, उन पर मुल्क दुश्मनी का, कि हर वक्त खान साहब कहते रहते हैं कि आज के हालात को 1971 के साथ जब पाकिस्तान जो है एक उसमें से बांग्लादेश बन गया था, तो उन्होंने कहा जनाब ये बातें कर करके अपने वर्कर्स को उकसाते रहते हैं और मुल्क में लोगों को उनको इस तरह का कंपैरिजन करके ही इज़ डूइंग एंटी स्टेट एक्टिविटीज़। हाउ डू यू सी दैट सर? देखिए जी रोकलाज साहब, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने इतना शौक नहीं दिया कि आप सबक सीखे तो मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ। ये सियासतदान है, इतनी बड़ी पार्टी है और फिर फौज के इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। 10 अप्रैल से इमरान खान साहब के खिलाफ ने जो कार्रवाई की है, आया उसकी जो पब्लिक के अंदर फॉलोइंग है कम हुई है या ज्यादा हुई है? हर मूव, हर स्टेप जो इमरान के खिलाफ ने लिया है वो उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ी है, सियासत उनकी गिरफ्त से ज्यादा मजबूत हुई है। 8 फरवरी के इलेक्शन में तरीके से हार गई तो बड़ा शिकवा करते तरीके साहब वाले, मैं उन्हें अक्सर कहता था बाबा खुदा की वजह से सियासत को वज़ीर आज़म बनना नहीं होता। हालांकि इमरान खान साहब कुछ शायद बड़े मरोड़ पड़ रहे हैं कि जी मुझे वज़ीर आज़म बनना चाहिए। ये सियासत में होती है कि लोगों के अंदर पजीराई हो। आप 7 फरवरी से 9 फरवरी को आप 7 फरवरी 2024 से ज्यादा पॉपुलर थे। तो क्राइसिस ये है कि जी अब आप कोई बात करते हो तो आपकी बात जो है उसको कोई बंदा खाते में नहीं लाता, और तरीके साहब को कोई बंदा जो है वो बात करे तो उनको हाथ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये कि ये सारी चीजें जो हैं ये बेकार की तदबीर है, ये खामखा आपको काउंटर प्रोडक्टिव है चीजें जितनी ये कर रहे हैं। इनको तो चाहिए थी कि इमरान खान साहब के या कोई ऐसा काम करे जिससे इमरान खान साहब की फॉलोइंग जो है ठीक है वो इमरान खान साहब से मुतनफर हो, या कोई ऐसा काम करें जिससे आपकी फॉलोइंग या लोगों में आपके अंदर एक नई अट्रैक्शन पैदा हो। इसके अलावा कुछ सियासतदान को काम ही नहीं है, और ये फौज को भी चाहिए क्योंकि फौज जो सियासत में गोटे गोटे मुलव्वस है, और वो जाहिर है कि इमरान खान साहब और वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट सियासत का महवर जो है बस ये दोनों बने हुए। अच्छा, लास्टली रऊफ हसन साहब ने कहा, आपने भी सुना होगा और भी एक दो लीडरों में, कि इमरान खान साहब जो है ना वो लंबे अरसे के लिए वो जेल से बाहर उनको आते नहीं लग रहा। अब ये उनके पार्टी के तर्जमान कह रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है एक तरह की पीटीआई ने कि जनाब के खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई पे बैन हो जाएगा, गैर कानूनी इसको करार दे दिया जाएगा। आपको क्या लगता है सर? मेरा ख्याल है कि आप अगर बैन किया तो एक और हमारा टूटी, जब पार्टी खुद ही इतनी जो है कसम कुर्सी का शिकार है और तितर बितर हुआ चाहती है, तो उसको बैन करके मजीद आप अपने लिए मुसीबत डालेंगे। दूसरा ये कि खामखा आप अदालतों के साथ एक उनको एक टेस्ट पे डालेंगे। अगर अदालतों ने आपको जो है आपकी बात को ना माना
तो दांतें को आपने खराब करना है और आपकी बात को मान लिया तो लोगों के अंदर दांतों की जो कदर मंजिलत है वो खराब होगी। तो क्राइसिस ये है कि बैन करना तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई अफगाना सियासत। तो बहर आते लग रहे हैं आपको, आप खान साहब, आपको खान साहब नियर फ्यूचर में बहर बहर तो जी मुझे तो जितना 100 बहर रहे हैं ना 10 अप्रैल से लेके और 5 अगस्त तक, मेरे लिए वही हैरान कुछ बात है वो रहे कैसे। इस तरह के मैच में हमने किसी को बैर देखा नहीं है, चाहे नवाज शरीफ था चाहे जुल्फिकार भुट्टो था, इमरान खान साहब भी थे जिसकी वजूहत है किसी मौके पर जो अपना ख्याल है कि क्या वजूहत थी। एक जो है जो बाजवा इनका जो इमरान खान साहब का 2023 में 2022 में बहर रहना जो है ये भी बहुत बड़ा कारनामा था। अब उन्होंने ना बहर आने, हाँ जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब है और या ये है। अच्छा एक और सुनते हैं, ये बात DGISI ने और DGISPR ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है ये हमने जनवरी 2021 के अंदर तय किया था और ये अगले 17-18 साल चलने। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि फौज के अंदर सियासतदानों के अंदर के बारे में जो फैसला होता है उनकी आपस की जितनी मर्जी इंटरनेशनल फ्यूड हो, इंटरनल स्ट्राइक्स हो, कोई आपस की लागतबाजी हो, सियासतदानों के बारे में जो इंस्टीट्यूशन का फैसला होता है अगला जर्नैल वही से कैरी करेगा। बाजवा बन जाते, फैजल बन जाते, आसिम मुनीर बन जाते, जो मर्जी जो है 2022 से 28 और 29 नवंबर को बनते, यही काम करने थे जो कि जहाँ पे बाजवा छोड़ के जा रहा था। अलबत्ता इमरान खान साहब लकी हैं कि उनको बड़ा मजे करा के तकरीरें जलसे जुलूस गालम गलोच के बाद उसके बाद उनको जेल में डाला गया। तब तक वो अपना काम होमवर्क बाहर का सियासत का मुकम्मल करके और उसको आसमान तक पहुंचा के फिर वो जेल गए। अब यह है कि इमरान खान साहब जेल में रहे और यही इंतजार करें कि पार्टी जो है जिस तोड़ फोड़ के ऊपर चल पड़ी है तो ये अगर अंजाम पहुंच गई तो फिर यही हासिल असूल है एक्सटेंशन करके। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया फिजुल रहमान साहब, आपने बहुत वक्त दिया हमें और हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। कुछ उमर सरफराज चीमा भी आज बरहम नजर आए पार्टी के ऊपर, उन्होंने कहा कोई पूछने नहीं आता क्या हुआ, जरा इसके ऊपर क्लास साहब का एनालिसिस लेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। ये जो उमर सरफराज चीमा साहब की स्टेटमेंट बाहर आई है, जिस तरह से उन्होंने बरहम में हुए हैं वो क़यादत के ऊपर PTI की कि कोई हमें पूछ नहीं रहा। अच्छा एक और एस्पेक्ट है इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ, थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट है कि हमने ये देखा है कि जो KP की लीडरशिप है या KP के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लीड कर रहे हैं सब पार्टी को, और पंजाब की क़यादत या पंजाब का सियासतदान आपको नहीं नजर आ रहा PTI के अंदर फ्रंट पे। ये कोई टेक्निकल मसला है या ये कोई प्री प्लान किस्म की चीज़? दोनों बड़े अहम सवाल हैं, दूसरे की तरफ बाद में आते हैं। पहले उमर सरफराज चीमा साहब की देख लेते हैं। एक तो ये है कि वो साबिक गवर्नर रहे हैं पंजाब के, एक पार्टी के वर्कर रहे हैं और बड़े लॉयलिस्ट किस्म के रहे हैं। ऐसे वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर बड़े कम होते हैं लाइक उमर सरफराज चीमा, और बड़े ये पुराने उनके साथी हैं इमरान खान साहब के। और मैंने हमेशा इनको टू बी फेयर जब भी उनसे इंटरेक्शन है बड़ा डिसेंट, बड़ा अच्छे तरीके से उन्हें पाया। बल्कि मुझे याद पड़ता है, मैं इसलिए आज बात कर रहा हूँ उनकी, कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की और ये प्राइम मिनिस्टर थे ईमान, और ये वहाँ पे वो थे, सॉरी ये गवर्नर थे वहाँ पर। तो इन्होंने उस वक्त भी इमरान खान साहब की मीडिया के खिलाफ उस लाइन से इन्होंने डिफर किया था, ओपनली किया था कि खान साहब या हमारी पार्टी को, उन्होंने कहा ऐसे नहीं कहना चाहिए, मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया। आपको पता है यहाँ पे लोग भूल जाते हैं ना, एक सेकंड लगता है ये माथे पे आंखें रखने में। मीडिया को यूज़ किया और कल को फिर आप पावर में है तो उसी मीडिया को आपने लम्हा पा लिया, ये तो कल्चर है हमारे यहाँ। तो उस वक्त भी जब इमरान खान साहब उनकी पार्टी मीडिया में बम्बारमेंट कर रहे थे तो उमर सरफराज चीमा ने उस वक्त भी कहा था कि नहीं जनाब, कि मीडिया के लोगों ने हमारा पार्टी का बड़ा साथ दिया हमारे नैरेटिव के लिए और हमारे लिए। सो मैं इस वजह से भी उनकी इज्जत करता हूँ। बड़ा कम लोग होते हैं कि इमरान खान साहब की किसी लाइन के खिलाफ कोई इस तरह का आप लाइन ले लें, एक चीज़ हो। दूसरी चीज़, भाई आपने उन पर केसेस कर दिए, अदालतों ने फैसला करने, आप उनको एक फेयर, एक अच्छा ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे सकते? 2-2 घंटे अगर आप उनको धूप में बिठा रहे हैं, अच्छा ऐसे यास्मीन राशिद साहब हैं, जो भी आपको एतराज़ात हों, जो भी आपको उन पर केसेस आपने बनाए हुए, जो भी गलत झूठे सही सच्चे इल्ज़ामात हैं, एटलीस्ट इतनी कटसी तो आपको दिखानी चाहिए कि वो भी एक फार्मर वो रही हैं, वज़ीर मतलब हेल्थ रही हैं। फिर अच्छा उन्होंने कुलसूम नवाज साहबा के इनके खिलाफ इलेक्शन लड़े हुए हैं, नवाज शरीफ साहब वगैरह सारे इनके लोगों को, तो इतनी कटसी तो मरियम नवाज साहबा को भी देनी चाहिए कि जनाब कि मेरे अपोनेंट से, कल को आप भी तो जेलों में थे, मरियम साहबा खुद कहती थी कि जेल में मेरे साथ ये बला 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 सलूक होते थे। आप जिस बैड सलूक का खुद विक्टिम है,
आप अगर कम से कम आपको तो नहीं करना चाहिए, आपको तो अजियत या मुश्किल का एहसास है कि आप जिसमें से गुजरी। आज उमर सरफराज चीमा हो या यास्मीन राशिद साहिबा हो या बाकी जितने पीटीआई के लोग हैं, ये काफ़ी है कि उनके लिए काफ़ी है कि आप उनका ट्रायल कर रहे हैं, अदालतों को फैसले करने दें। उनको आप छाँव पे नहीं बिठा सकते, आप उनको इज्जत के साथ अदालत में नहीं पेश आप उनको कर सकते। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई वाज वेरी मच सैड टू सी कि उनको कहना पड़ गया उमर सरफराज चीमा जैसे एक सॉफ्ट स्पोकन कूल आदमी को कि जनाब ये हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल अदालतों को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए कि जनाब कि वो इनको आके इंश्योर करवाएं कि इनको इज्जत एहतराम के साथ पेश करें। नाला है पीटीआई की क़यादत से, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। अब आते हैं दूसरे साइड पे, इट्स वेरी नेचुरल। मैंने पहले भी शायद बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जेल में थे, तो मुझे याद पड़ता है कि मेरा कल 2001-2 की बात है, उस वक्त की ये मुशर्रफ साहब को मार्शल था नया। तो इनसे मैं वहाँ पे जेल में मिला कोई स्टोरी करने के लिए, जैसे हम जर्नल से मिलते हैं, मैं भी था, अरशद शरीफ भी साथ थे, हम इकट्ठे थे। तो वो उस वक्त भी गिला कर रहे थे कि जनाब के ये पीपल्स पार्टी जो है ना, लोग मुझे मिलने नहीं आते। इतनी देर में इलेक्शन हो गए थे, मुझे याद पड़ता है, क्योंकि फिर बाद में उनका पूरा एक डेलीगेशन मिलने गया था। सो मैंने स्टोरी की थी, अरशद ने डान में की थी, मैंने उस वक्त न्यूज़ में आ गया था, मैंने न्यूज़ में की थी। तो उस पर बेनज़ीर भुट्टो साहब ने वहाँ से ये एक्शन लिया था दुबई से। उन्होंने वो स्टोरी पढ़ी कि जनाब यूसुफ गिलानी साहब ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी के लिए बैठा हूँ, मैं मुशर्रफ के साथ नहीं मिला, मैंने गिव अप नहीं किया, और यहाँ पर आप कि मुझे मिलने के लिए कोई नहीं आता, ये पार्लियामेंट में मिल गए। तो फिर वो उन्होंने यूसुफ गिलानी को मिलना शुरू किया। तो सेम गोज़ फॉर देम एज वेल कि उमर चीमा साहब हैं, भाई आप कम अज़ कम कंसोलेशन के लिए बंदा मिलने चला जाता है, पार्टी के लोग हैं, साहब गवर्नर रहा है, एक मुश्किल वक्त है, बंदे को थोड़ी सी तसल्ली होती है। हमारे यहाँ मतलब है घंटा 2-3 घंटे बंदा गुजार आते हैं। आपके पूरे पंजाब में से कोई बंदा नहीं बच गया पीटीआई का जो उनसे मिलने चला जाए। रोज टीवी पे बैठे हैं, रोज ट्विटर पे बैठे हैं, टीवी शोज पे बैठे हैं, महाभारत लड़ी जा रही है, एक दूसरे को आपने लम्मा पाया, लेकिन उमर सरफराज चीमा के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। क्लास साहब एक क्विक सी ब्रेक लेते हैं और डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब क्यों नहीं जा रही है क़यादत उमर सरफराज चीमा से मिलने? अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती है। सो व्हेन देयर इज अ सेंस सेंसिटिविटी के उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो क्यों नहीं इस टाइम पे सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि पंजाब की लीडरशिप जो है ना, वो नज़र नहीं आ रही, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही आपको। एक तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मेन जो पंजाब के लीडर थे वो जेल में, इमरान खान साहब खुद भी पंजाब से थे, फिर चौधरी परवेज़ अली साहब, फिर उसके बाद शाहमद कुरैशी साहब, फिर यास्मीन राशिद साहब, फिर इजाज़ चौधरी साहब, फिर उमर सरफराज चीमा साहब, जो लोग इस वक्त जेलों में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पीछे कौन बच जाता है जो पार्टी को वो करे, मतलब ऑर्गेनाइज करे, चलाए? बाकी कोई थे तो उन पर पर्चे मार धाड़ करके, घर उनके तोड़ फोड़ करके, वो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने उन सब लोगों को डरा दिया है। तो केपीके वाले इसलिए आपको नजर आते हैं कि केपीके वाले सारे इस वक्त बह रहे हैं, ठीक है, या उस असेंबलियों में है, पार्लियामेंट में आपको नजर आते हैं। सो वो लीड कर रहे हैं आपकी पार्टी, जो उस पर डोमिनेशन आपको केपीके की आती है। केपीके के लोगों को तो उनसे दिलचस्पी नहीं है कि उमर सरफराज चीमा से जाके पेशावर का, सवात का, मंगोरा का या किसी और इलाके का वो जो है उमर सरफराज वो चीमे से मिलने जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। वो तो फिर लाहौर वालों को या उधर पंजाब के लोगों को उनके पास जाना चाहिए। साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।